जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज से फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो इस मंथ में स्टार्ट करवाया गया है ज्ञान बिंदु पे डेली टेस्ट सीरीज, जो 22 मई को स्टार्ट करवाया गया है, मतलब न्यू स्टार्ट हुआ है। ये मई से लेकर जून तक चलेगा और आपको पता है कि एक मंथ में कुल 20 सेट करवाया जाता है और हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसे कंटिन्यू आप पूरा का पूरा कवर करेंगे। अभी हम लोग 3 क्लास पीछे हैं, जो ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा इस मंथ का, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। 3 क्लास कोई ज़्यादा क्लास नहीं है, क्योंकि सर भी कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं और सैटरडे और संडे ये 2 दिन तो उनका बंद रहता है, लेकिन हम लोग का चालू रहता है, तो हम लोग कभी भी इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आज का सेट होगा सोशल साइंस का। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्वेश्चन होगा। कुल 50 क्वेश्चन होगा। ये 22 मई को एप्लीकेशन पे करवाया गया है और ये आप देख रहे होंगे कि ये पहला टेस्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। ठीक है, इस मंथ का। और आपको मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ मैं पहले देता था, लेकिन अब नहीं देता हूँ। अब पीडीएफ पाने के लिए कुछ रूल है। रूल ये है कि अब एक पेड ग्रुप बनाया गया है। पेड ग्रुप में आपको ज़्यादा पेड नहीं करना है, सिर्फ 11 रुपये पेड करना है। 11 रुपये का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाके पेड कर दीजिएगा। आप पर्सनली मुझसे टेलीग्राम पे पहले बात कीजिएगा, उसके बाद आपको मैं कीवर्ड दूंगा, फिर पे कीजिएगा। ये नहीं कि मैं कहीं भी अभी कीवर्ड से नहीं शेयर नहीं किया हूँ, तो आप मुझसे बात करने के बाद ही पहले कंफर्म हो जाइए, उसके बाद आप पे कीजिएगा। सिर्फ 11 रुपये है इसका, तो एक मंथ का 11 रुपये। ठीक है, और हाँ बता दो, पीडीएफ आपको मिलेगा समय से, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसके बाद मेरे द्वारा खुद से लिखा हुआ आप लोग को हैंड रिटेन नोट मिलेगा, यानी इसका डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है कहाँ पे? तो सोनगिरी का जो ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछ दिया जाए मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मध्य प्रदेश के तेतिया जिला में। मध्य प्रदेश के तेतिया जिला में सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर जो है ना, वो सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पे। आपको पता होगा। अच्छा, सर्व कर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, मतलब कौन से शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। सर्व ही नाम नहीं है, इसका नाम है हक ए सर्व। क्या नाम है? हक ए सर्व। ठीक है, हक ए सर्व कर के नाम से इसे जाना जाता है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई पे लगाया था। और सिंचाई पे इसलिए लगाया गया था ना, कि जो मतलब फिरोज शाह तुगलक के समय में नहर का जाल बिछा दिया गया था। आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे नहर जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में बनवाया गया था। तो इसीलिए जो उपजाऊ होता था, यानी किसान जो नहर की सहायता से उपजाऊ करते थे, उसका 1/10वां भाग जो है वो सर्व एक मतलब हक ए सर्व के कर के रूप में फिरोज शाह तुगलक को देते थे। निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? तो एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग पानीपत का प्रथम युद्ध, जो किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब? 1526 में। तो इसी में जो है तोप का प्रयोग किया गया था प्रथम बार। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पैबो क्रिस्टाटस है, ये सही है, मोर है। राष्ट्रीय फूल जो है नेलिम्बो न्यूसीफेरा, ये भी सही है, कमल का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष जो है फाइकस बेंगालेनेसिस, ये भी सही है। और राष्ट्रीय पशु जो है मेंजाफेरा इंडिका, गलत है। मेंजाफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम जो है राष्ट्रीय फल है, ना कि पशु है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो बाघ का क्या हो जाएगा? पेंथरा टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? पेंथरा टाइग्रिस। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी इनमें में से कौन है? तो मुख्य उत्तरदायी इनमें से कौन सा है? ऑप्शन पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा भी देखिए, अर्थशास्त्र में ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये समझने की चीज़ है। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा भी माइंड डेवलप है या फिर आप समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक कारण है, जिसके कारण जो है महिलाओं की कमी होती है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूचियों। रेल मंडल और मुख्यालय का मिलान करना है। ठीक है, मिलान कर देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेल मुख्यालय जो है, यानी रेलवे जोन जो है, कुल कितना है? कुल 18 जोन है। कुल कितने रेलवे जोन है? कुल 18 जोन है। इसका मैं आपको एक पीडीएफ या फिर कुछ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा 18 हो। क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी दरोगा या फिर ये सब एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलवे एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरपीएफ एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसको देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जान लीजिए उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे का जो है हो जाएगा कहाँ? हाजीपुर नहीं, उत्तरी पूर्वी रेलवे तो गोरखपुर हो जाएगा यूपी में।
हाँ, पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा हाजीपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा बिलासपुर, और दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा कलकत्ता। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैच क्या कीजिएगा, कर देते हैं 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत में राजतंत्र है ही नहीं, गलत हो गया। भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय जो है वो नियंत्रित होता है, कहा जाए तो लोकसभा का सचिवालय के प्रमुख होते हैं महासचिव। कौन होते हैं? लोकसभा महासचिव जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मुझे गलत लग रहा है। केंद्र में जो है मंत्रिपरिषद संसद नहीं, लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो पहला गलत हो गया और सही बताना है इसमें। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करते, सही है। और इसे सिर्फ राष्ट्रपति नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर, ठीक है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, हाँ बिल्कुल सूचित करेंगे। इसका आंसर 2 और 3 सही है। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह कौन थी? वह थी ताराबाई। देखिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना किया गया था शिवाजी के द्वारा, और शिवाजी की मृत्यु जो है वो हो गया था 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी के बाद एक शिवाजी के पुत्र जो थे संभाजी, वो संभाले थे 1690 तक, और फिर 10 साल तक कोई और एक संभाजी के बाद है, अब वो संभाले थे, नाम मुझे याद नहीं है। और नाम अगर आपको याद है संभाजी के बाद कौन 10 साल के लिए संभाले हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी उसके बाद जो है कोई योग्य शासक नहीं था। तो एक ये जो ताराबाई है इनकी पुत्री थी, मतलब पुत्र था इनका, और बहुत ही नाबालिग था वो। तो जिसकी जगह पे मतलब उसको शासन देते हुए ताराबाई खुद ही शासन करती थी, पुत्र को शो करते हुए, मतलब कि पुत्र वहाँ का राजा था, बाकी ताराबाई जो है वो उनके हिसाब से शासन प्रशासन चलता था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है और यही सही आंसर है। और ये जो है 1707 तक शासन किए थे। 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था? तो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना जो किया था ये किया गया था 1914 से 15 में। कब किया गया? 1914-15 में इसकी स्थापना की गई। और ये कहाँ किया गया ये भी जान लीजिए, अफगानिस्तान के काबुल में। अफगानिस्तान के काबुल में समांतर सरकार का गठन किया गया। क्या किया गया? समांतर सरकार का गठन किया गया। और वो गठन करने वाले कौन थे? महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। और राजा महेंद्र प्रताप का मूल नाम है खड़ग सिंह। क्या नाम है? खड़ग सिंह। ध्यान रखिएगा, जितना पॉइंट बताया हूँ उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट करना नहीं चाहते या फिर सिर्फ वीडियो देखते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये पॉइंट लिखा हुआ मिले, तो आपको 11 रुपये पेड करके मुझसे पर्सनली बात करके फिर 11 रुपये पेड करना होगा 1 मंथ का, और आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, अच्छे से लिखा हुआ। बाकी मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो उससे आप अपना नोट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में वीरांगना महालक्ष्मी बाई की जन्मस्थली कहाँ थी? तो इनकी जन्मस्थली जो है वो वाराणसी है, आपको पता ही होगा कहाँ है, वाराणसी के गोल घर में। कहाँ? वाराणसी के गोल घर में। और गोल घर में कब हुआ था? तो नवंबर 1828 में। कब? नवंबर 1828 में। ये सारा पॉइंट आपको जो मैं नोट दूंगा हैंड रिटेन नोट्स, उसमें आपको सारा पॉइंट मिल जाएगा लिखा हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था मोरो पंत। इनके पिता का नाम था मोरो पंत, और माता का नाम था भागीरथी देवी। माता का नाम क्या था? भागीरथी देवी। और इनका जो है समाधि स्थल कहा जाए तो समाधि स्थल इनका ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। वन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए, अगर आप नक्शा देखते हैं यानी वर्ल्ड मैप देखते हैं तो फिर आपको इसका आंसर आसानी से पता लग सकता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों को अगर आप एक बार राउंड करके देखिएगा तो दोनों जो है एक दूसरे के मतलब विपरीत लगते हैं, एक दूसरे के समान लगते हैं, यानी दर्पण जैसा लगता है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? तो विश्व के यूरोप महाद्वीप जो है जहाँ मरुस्थल नहीं है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ है तो किस महाद्वीप में, तो मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी आपको क्या पता है ये आप मुझे कमेंट बताइएगा।
ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ये सभी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, हाँ एक भी ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। केप कैनवेरल, जिस स्थान से अंतरिक्ष यान स्पेस शटल छोड़े जाते हैं, किस तट पर अवस्थित है? ये अवस्थित है फ्लोरिडा के तट पर। कहाँ अवस्थित है? फ्लोरिडा के तट पर। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 हो जाएगा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 राजकीय नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी भी बोलते हैं। अनुच्छेद 74 हो जाएगा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर की चर्चा तभी आती है, वैसे तो चर्चा होती ही नहीं है, चर्चा तभी आती है जब लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है। तो लोकसभा का जब चुनाव होने वाला होता है तो प्रोटेम स्पीकर की चर्चा होती है। प्रोटेम स्पीकर वैसे होते हैं जो प्रोटेम स्पीकर मतलब कि वैसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ होते हैं। वरिष्ठ उस तर्ज पे नहीं देखा जाएगा, वरिष्ठ देखा जाएगा कि सांसद कितने अधिक बार बने हैं, मतलब लोकसभा के सदस्य वो कितने अधिक बार बने हुए, इस अनुसार जो है उनकी वरिष्ठता को तय किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, प्रोटेम स्पीकर तभी तक अपने पद पे रहते हैं जब तक अगली लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती और वो सभी को शपथ नहीं दिला देते हैं और अगले लोकसभा के अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते हैं, तब तक प्रोटेम स्पीकर अपने स्पीकर के तहत पद पे रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना उनका कर्तव्य होता है। इनमें से कौन सा एक न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये हो जाएगा प्रतिषेध। क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, आसानी से पता चल जाएगा। उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना किया, ये भी सही है। उन्होंने पूर्णा में होम रूल लीग की स्थापना किया, ये भी सही है। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, गलत हो गया। देखिए, उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन नहीं किया था, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्यों नहीं किया था? क्योंकि सहमति की आयु विधेयक जो आया था ना, उसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। क्या किया गया था? 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था, इसलिए तिलक जो है ये इसका विरोध किए थे, ना कि समर्थन किए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून बना, सही है। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन, सही है। वर्ष 1948 में शारदा एक्ट में बदलाव कर लड़की की विवाह उम्र 16 और लड़के की उम्र 19 कर दी गई, ये पॉइंट जो है गलत है। औसत पूछ रहा था ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1891 में बहराम जी मालावारी के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट बना, सही है। अब आप लोग ऑप्शन नंबर सी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वर्ष 1948 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्ष 1929। सबसे पहली बार शारदा अधिनियम कब आया था? 1929 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 1930 में। और शारदा अधिनियम में लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कर देते हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे, पक्के विरोधी थे, तो ये गलत हो गया। मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, ये भी गलत है, क्योंकि ये चाहते थे वो पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेज की जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा का विकास चाहते थे। तो दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो सही है। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और ढलाव पहाड़ी हो, किस तरह की अभिष्ट खेती होगी? अभिष्ट खेती हो जाएगी चाय कॉफ़ी की, ठीक है। किसकी होगी? चाय और कॉफ़ी की। देखिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि 200 सेंटीमीटर का वर्षा तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ जो पहाड़ी है यानी फिर यहाँ की जो ज़मीन होगी वो ढलाव होनी चाहिए, मतलब कि वर्षा पड़े तो पानी वहाँ पे रुके नहीं, वर्षा पड़े तो पानी वहाँ पे रुके नहीं, पानी जो है नीचे की तरफ बहते चले जाए। तो ऐसा स्थान जरूरी है चाय और कॉफ़ी के लिए। तो इसका आंसर चाय या कॉफ़ी जो ऑप्शन में वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका जर्मनी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है?
तो पूर्वी द्वीप का ये द्वीप हो जाएगा आपका बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है जिस पे राजनीतिक अधिकार है इंडोनेशिया का, राजनीतिक अधिकार पूछा जाए तो इंडोनेशिया का, लेकिन ये इसका विस्तार जो है मलेशिया, ब्रुनोई और इंडोनेशिया तीनों देश में। कहाँ कहाँ है? मलेशिया, ब्रुनोई और इंडोनेशिया। ठीक है, IBM, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और मलेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार के प्रतिनिधित्व होता है। गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। हाँ, उसके द्वारा अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो सरकार जो है हटाई जाएगी। पता ही आपको, अविश्वास प्रस्ताव लाने से ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से। ठीक है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो ये हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में। किसमें है? संविधान के संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो किए गए विभेदन के विरुद्ध समावेशन संरक्षण अस्पृश्यता आ गया। तो अस्पृश्यता आपको पता है कि समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? देखिए, लंदन की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, 1600 ईस्वी। लेकिन अगर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कंपनी कब स्थापित की गई, यानी कि इनके शासनकाल में, तो उसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। उनका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि अकबर का शासनकाल जो था 1556 से लेकर 1605 तक था। और फिर आप आ जाइए, और जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से लेके 1627 तक था। और इसी में जो है व्यापार की शुरुआत हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये राष्ट्रीय नेता कौन थे बताइए? ये थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वित्त विभाग सौंपा गया था। देखिए, 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें यूपी के मुख्यमंत्री बनाए थे गोविंद वल्लभ भाई पंत। किसको? गोविंद वल्लभ भाई पंत। और इन्हें ही सौंपा गया था कि किन्हें क्या बनाना है, किन्हें कौन सा पद देना है। इनके द्वारा जो है रफ़ी अहमद किदवई को वित्त मंत्रालय यानी वित्त विभाग सौंपा गया था। तो पर विचार कीजिए, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अच्छा, विचार करना है इसमें। देखिए, गोंडवाना संस्थान यानी गोंडवाना क्षेत्र में जो है ना, प्राकृतिक गैस नहीं, कोयला की अधिकता है। किसकी अधिकता है? कोयला की अधिकता है। तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ये सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए नहीं, धारवाड़ जो है ना, ये है धात्विक खनिज के लिए। किस खनिज तेल नहीं होगा यहाँ पे, धात्विक खनिज जैसे सोना, चांदी, तांबा, इसके लिए धारवाड़। केवल 2 जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। गलत है। मझगांव मैंगनीज भंडारों के लिए जाना जाता है। ये भी गलत है। ठीक है, इसमें हो जाएगा बालाघाट आपको मैंगनीज भंडार के लिए, और मझगांव हो जाएगा हीरे की खान के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राज्य विधानसभा में किसी भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो राज्य विधानसभा की बात की गई है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो राज्य विधानसभा की बात की गई तो आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, ये बताइए। ये राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और ये अनुच्छेद 143 आप लोगों को पता होना चाहिए, 143 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति जो है उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानोगा तो मानेंगे, नहीं मानोगा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है, किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? मैं अभी जस्ट बताया था आपको कि लोकसभा में ही लाया जाता है। तो लोकसभा में अगर लाया जा रहा है, तो अगर लोकसभा में वो पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय का सिद्धांत किनकी कृति से संबंधित है? तो अहिंसा एवं सविनय का सिद्धांत जो है रास्किन, टॉल्स्टॉय और थोरू के कृति से संबंधित है।
अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु। एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें देखिए, उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये तो सही है। उन्होंने होम रूल की संगठित किया, ये भी सही है। उन्होंने भारत में थियोसोफिकल आंदोलन का शुरुआत किया, और ये भी सही। 1, 2, 3 तीनों सही है। और ये जान लीजिए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट द्वारा 1898 यानी 1898 में किया गया था। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा? ये कर्नाटक क्षेत्र जो था वो अप्रभावित था। ऑप्शन में है कर्नाटक क्षेत्र जो अप्रभावित था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो इनमें से जो है बीबी गिरी, ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। आपको पता होना चाहिए, वन जब कटने लगता था तो वहाँ के जो व्यक्ति थे, वहाँ के जो आदमी थे, वो वन में यानी पेड़ में जाके लिपट जाते थे। वो बोलते थे कि पहले मुझे काट दो, फिर पेड़ को काटना। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित आपका देहरादून में। ठीक है। काजीरंगा किस लिए कहा जाता है, यानी काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा है कहाँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं 3-4 क्वेश्चन पूछा हूँ, चारों पांचों का जवाब जो है मुझे कमेंट में चाहिए। चाहिए मतलब आपको देना चाहिए। ठीक है। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, करगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे? तो करगम धार्मिक लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से जहाँ स्थित है, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है या फिर असम में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, दार्जिलिंग किस राज्य में? जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक। क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ आपको पता है, जहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। बोध गया जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। और सांची जिसका संबंध जो महात्मा बुद्ध से नहीं है। सांची का जो स्थापना या फिर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आ रही है और हमें समय मिलेगा तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो सेट प्रीवियस ईयर वाला था, जिसको हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एकदम मज़े से। थोड़ा समय लगेगा, हाँ, एक दिन में 5-10 क्वेश्चन ही हो पाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ना है कि उसे कवर करते हुए रहना है। ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए और मेरे द्वारा इसका डिस्कशन लिखा हुआ पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको 11 रुपये पेड करके पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। पेड कहीं पे मत कीजिएगा, पहले मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपको QR भेजूँगा, फिर आप मुझे पेड कीजिएगा, फिर मैं आपको उस पेड ग्रुप में ज्वाइन करवा दूँगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।